कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से डब्बे आपने आज तक खोले हैं, उसके अंदर क्या क्या निकला है। डायपर से लेके बाइक्स की पुरानी ट्यूब तक निकल चुकी है। ओह, बाइक्स की पुरानी ट्यूब्स भी निकल जाती है। नो 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 नो। ये फ्लिपकार्ट तो आपने सुना ही होगा ना भाई। ऐसा कौन है आज के ज़माने के अंदर जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनी से अपने ऑर्डर नहीं लगाता। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों को दिखाया जाता भाई आज शिपिंग यहाँ पर हुई है, अभी जो है आपका ऑर्डर पैक हो चुका है और इतने दिन के अंदर पहुँच जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है ये जो इसके अंदर ऑर्डर आते हैं वो आपकी ही अपनी सिटी से पैक होकर के आते हैं। आप लोग सोचते होंगे भाई इतनी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं तभी इतना टाइम लग जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके हिसार के अंदर भी लगभग 3000 से ज़्यादा सेलर्स काम करते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, पैकेजिंग करते हैं। एक बार पीछे दिखा दीजिए फटाफट से, ये देखिए इतने सारे फ्लिपकार्ट के बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे और यहीं से जो है पिकअप की फैसिलिटी है और ये टेप आपको दिख रही होगी। और इसके साथ साथ आपको दिखा दूं भाई ये जो इसके ऊपर बिल्स आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ये बिल्स भी एक बार बिल्स दिखा देती हूँ आपको। ये बिल्स भी जो है यहाँ से ही निकलते हैं, ये देखिए यहीं से निकलते हैं। बड़ी मुझे तो जान करके बड़ी हैरानी हुई, मुझे पता है कि आप लोगों को भी जान करके हैरानी होगी क्योंकि कुछ लोग जो है ना आजकल के ज़माने में इस तरीके के ऑर्डर्स जो है ऑर्डर करते हैं, 10 ब्रश मंगवाते हैं, लेकिन जब ऑर्डर की रिप्लेसमेंट होती है तो उसके अंदर से खाली 5 ब्रश निकलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा धंधा बढ़ गया है इस चीज़ का। तो चलिए एक ऐसे ही सेलर हमें यहाँ पर मिले हैं जो यही काम करते हैं, पूरा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। साहिल सचदेवा इनका नाम है। साहिल जी मुझे ये बताइए कि जब कोई भी ऑर्डर लगाता है तो आपके यहाँ से पैक होकर के कैसे जाता है? हमारे हैंड पे ऑर्डर्स आता है, कंपनी के पोर्टल पे हमें दिखता है कि उसके लेबल हमें प्रिंट करना है। लेबल प्रिंट करेंगे, उसका एक टाइमलाइन होता है कि हमें वो सेम डे डिस्पैच करना है। मतलब आज सुबह ऑर्डर आया तो आज 2 बजे तक हमें देना है, सो दैट कस्टमर तक वो 1 से 2 दिन में पहुंच जाए। हमारे एंड पैकिंग होगा, कोरियर वाला सेम डे आएगा, वो लेकर चला जाएगा। अगर हम नहीं देते हैं तो उस पर हमें पेनल्टीज लगते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आजकल क्या होता है कि हम लोग ऑर्डर लगा लेते हैं लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो रोहतक से आ रहा है या फिर बहुत दूर दूर से दिखाता है हमें कि प्लेसमेंट आ रही है, शिपिंग हो रही है। तो क्या सच में वैसा ही होता है या फिर आप लोग यहीं से पैक करके और 2 दिन का टाइम लगा करके उनको यहीं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज देते हैं? इस केस में सब कुछ होता है। मान लो मेरा ही माल गुड़गांव में भी पड़ा है, लीगली हमें डॉक्यूमेंट्स वहाँ के रजिस्टर करने होते हैं। मेरा ही माल बेंगलोर भी पड़ा हो सकता है। तो आप कुछ ऑर्डर करते हो, आप बेंगलोर बैठे हो या मुंबई बैठे हो, जो आपको नज़दीक पड़ेगा, कंपनी का जो सिस्टम है वो उसको वहाँ से ऑर्डर हिट करेगा, वो ऑर्डर वहाँ से डिस्पैच होगा। अब मान लो आपने दिल्ली से किया तो हिसार नज़दीक है, तो वो हिसार से डिस्पैच होगा, अगले ही दिन वो दिल्ली में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो आपको प्रॉफिट कैसे होता है? क्योंकि अगर एक कस्टमर ऑर्डर लगाता है, फ्लिपकार्ट के पास जाता है, फ्लिपकार्ट जो है रेट डिसाइड करता है या फिर आप लोग उसके रेट डिसाइड करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग सोचते हैं कि मार्केट के अंदर एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है लेकिन हमें ऑनलाइन वो 90 रुपये की आखिरकार इतनी सारी चीज़ों के बावजूद मिल कैसे जाती है? क्योंकि कोरियर के भी पैसे लगते हैं, शिपिंग के भी पैसे लगते हैं, उसको मनाने के भी पैसे लगते हैं। तो आखिरकार रेट डिसाइड करता कौन है? जो भी इनके ऑर्डर्स होते हैं इनका रेट हमारे एंड से डिसाइड होता है। प्रमोशन, बैंक डिस्काउंट्स वगैरह कंपनी करती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मुझे यानी कि आप रेट डिसाइड करते हैं? बिल्कुल, रेट हमारी तरफ से अपडेट होंगे, जो भी होंगे। प्रमोशंस जो भी होंगे उनमें शेयर रहता है कि मान लो 50% मेरा है, 50% कंपनी का है। बैंक डिस्काउंट पूरा कंपनी का रहता है। मान लो आपने 500 रुपये की शॉपिंग करो, कार्ड पे 10% वापस मिलेगा, वो कंपनी भुगतती है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप सेलर हैं, अभी आप मुझे दिखा रहे थे, एक बार दिखा देंगे मुझे कि किस तरीके से आप रेट डिसाइड करते हैं? ये देखिए अभी ना आपको रेट डिसाइड कैसे होता है उसकी पूरी वीडियो दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे भाई कोई प्रोडक्ट मंगवाया है तो उसका रेट क्या फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है? तो आपको बता देती हूँ, नहीं, ये सेलर डिसाइड करता है। एक ही प्रोडक्ट आपको 4 सेलर के मिल जाएंगे और सबके रेट अलग अलग होते हैं। हाँ ठीक है, तो इसी का ही अगर मैं मेरी साइट पे देखूँ तो ये प्राइस दिखेगा आपको, ये मेरा प्रोडक्ट है और इसका प्राइस आपको यहाँ दिखेगा कि मैंने 168 डाला हुआ। मैं इसको कभी भी एडिट लिस्टिंग में जाके चेंज कर सकता हूँ प्राइस को। ठीक है,
तो ये रहता है इसका प्राइसिंग, एमआरपी डलता है और योर सेलिंग प्राइस होता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। मैं कितना शिपिंग चार्ज कर सकता हूँ उसका एक लिमिट होता है। 500 ग्राम्स में प्रोडक्ट आता है तो उसका ये शिपिंग भी कस्टमर भरेगा। तो ये सब कस्टमर के एंड का होता है। मर्जी से शिपिंग चार्ज कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। यानी कि आप अपना पूरा प्रोडक्ट देख करके कि कितने में क्या आया है, इस तरीके से आप जो है शिपिंग चार्ज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बार ये डिब्बी दिखाएंगे मुझे? ये वाली, हाँ, ओके। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से किसी ने वापस किया होगा ऑर्डर, और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पैकेजिंग जो है नई नई लग रही है, पुराना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। हालांकि जब आप लोग इस चीज़ को वापस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो कई बार होता है कि मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया है, कोई शैम्पू ऑर्डर किया, उसके अंदर डायपर निकल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में वीडियो बनाते पहले हैं। ये बताइए कितना होता है? ये अराउंड मान के चलिए 100 के पीछे 2 तो होते ही होते हैं। अच्छा। 100 ऑर्डर्स के पीछे 2 होते हैं, और वो भी ऐसी कंडीशन में आते हैं कि प्रोडक्ट ओपन होता है, ऐसा सील, मतलब ये हाइजीन प्रोडक्ट है और ये ओपन है पूरा। हाँ। तो उस केस में कंपनी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, कंपनी हमें कुछ ना कुछ उसका क्लेम देती है। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके पास वापस आए हैं, बिल्कुल। ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर से कुछ ना कुछ अलग निकला है। मान लीजिए किसी ने डैमेज निकला है, किसी ने 10 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं जिसके अंदर से 4 प्रोडक्ट्स आपके पास कुछ और आ गए हैं, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं आप लोग? क्या उसकी चेकिंग करते हैं, खोल करके देखते हैं? उस केस में रिटर्न्स आती है, टेम्परिंग होती है, पता लगती है उसका, तो पूरा वीडियो बनता है। तो वीडियो वो होता है कि कंपनी को वो वीडियो भी अटैच कर दे, सो दैट हमारा क्लेम फर्दर अप्रूव हो जाए, इजीली अप्रूव हो जाए। अगर हम वो एविडेंस नहीं देंगे तो वो उस चीज़ पे कल को एक मार्क लगाते हैं कि नहीं, इसमें हमें ये गड़बड़ लगा तो हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो एक सॉलिड एविडेंस रहता है कि हमारे पास गलत ही प्रोडक्ट निकला है या कम ही निकला है। भाई आजकल जो है ना, फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ई कॉमर्स में। लोग ऑर्डर कुछ और करते हैं, सेम वैसे ही डिज़ाइन का या फिर सेम वैसे ही कलर की चीज़ें जो है वापस डाल देते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक जैकेट मंगवाई है रेड कलर की, तो लोग क्या करते हैं, वही जैकेट जो है डिट्टो सेम मिलती हुई कॉपी ले आते हैं, उसकी कॉपी ले आते हैं, टैग उतारते हैं, सेम टैग उसके लगा देते हैं, उसको जो है रिटर्न डाल देते हैं। और रिटर्न करने के लिए जो एक आपके पास एक आदमी आएगा, आपका रिटर्न पिकअप करेगा, उसके बाद वो खोल करके देखता है, उसको सही लगता है वो ले जाता है, उसके बाद सेलर के पास ला करके वो दे देता है। लेकिन आपको लगता है कि डाउट होता है कि उसके अंदर कुछ और है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं? काउंटरफिट हमेशा ही काउंटरफिट रहता है। अगर वो पुराना है या कुछ डुप्लीकेट है तो हमें पता लगता है, वो अगले कस्टमर को नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो उससे हमारे ही रिव्यूज़ खराब होंगे, कंपनी का कुछ नहीं जाएगा। हाँ। तो उस केस में पेनल्टीज भी हमें जाती है, प्रोडक्ट भी हमारे पास गलत आता है, फॉरवर्ड रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स की पैकिंग ही ओपन नहीं होती, तो और वो लोग वापस रिटर्न डाल देते हैं। इसके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस केस में क्या होता है ना कि ये कोरियर वाले की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। हाँ। देखो, सभी गलत नहीं होते हैं, तो 100 में से कहो 2 तो हैं ही हैं, उनमें भी 1 या 2 तो खराब निकलती है जिनको इजी मनी चाहिए। अब वो इजी मनी कहाँ से मिलती है? वो कहते हैं कि कोई बंदा आया, भाई मेरा ऑर्डर आएगा, सेटलमेंट कर लेते हैं दोनों आपसी में, जैसे भी करते हैं। तो उस केस में वो प्रोडक्ट ओपन करके पुराना डाल देता है, कुछ भी कर देता है, वो आइटम हम तक वापस आती है, कोरियर रिटर्न बन के हम देखते हैं वो तो प्रोडक्ट खुला हुआ है। तो उस केस में हम कंपनी को जब वीडियो देते हैं तो एक्शन तो किसी के अगेंस्ट नहीं होता है। अच्छा। बस यही होता है कि क्लेम जो मिलना होता है वैल्यू, वो एटलीस्ट 60% लॉसेस को कवर अप करता है, 40% फिर भी हम बियर करते हैं। अच्छा भाई, यानी कि कहीं ना कहीं जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है सेलर्स का। रिटर्न्स के मामले में रिस्क हमेशा रहेगा इस केस में। मुझे ये बताइए, मान लीजिए किसी ने ऑर्डर लगाया है, मैंने वो डब्बा खोल करके भी नहीं देखा, तो मैंने रिटर्न डाल दिया, और रिटर्न के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि किस वजह से रिटर्न डाला है, लेकिन मैं उसके अंदर कह रही हूँ कि मुझे साइज फिट नहीं आया, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे? आपका दिमाग कहाँ घूमेगा? अगर देखो, ऐसा बहुत होता है कि अगर मेरे पास एक ही रीज़न से रिटर्न आती है, लाइक डैमेज प्रोडक्ट के कारण से रिटर्न आ रही है या साइज इशू कारण आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में गड़बड़ हो सकती है कि 10 बंदों ने मुझे रिटर्न किया, 10 को साइज़ का इशू है। तो हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे कि इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है, कि सभी कस्टमर कह रहे हैं साइज़ का इशू है। अब या तो स्टैंडर्ड साइजेस के हिसाब से वो छोटा या बड़ा है, तभी वो आपको फिट नहीं आया होगा। तो उस केस में स्टडी किया जाएगा, उस पूरे लोट को अलग रख देंगे। रिसेंट हुआ मेरे साथ एक आइटम में कि डैमेजेस के बहुत रीज़न आ रहे, R&D की उस पर, तो उस R&D में एट द एंड यही हुआ कि प्रोडक्ट की पेस्टिंग जो थी वो ख़राब थी काफ़ी। तो उस कारण से अब ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत डैमेजेस भी आते हैं। हाँ, तो जैसे ये आई शेडो आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये सारे डैमेज हैं। हाँ, ये पूरे डैमेजेस पड़े हैं यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये इतना पार्ट पूरा इसका डैमेज आया है। हाँ। तो इस केस में हम ये कस्टमर को नहीं बेच सकते दोबारा। तो ये लिक्विडेशन होगा इसका।
ठीक है, चलिए डैमेज जो है वो तो रियल हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से डब्बे आपने आज तक खोले हैं, उसके अंदर क्या क्या निकला है? आज तक एक मतलब पूछो मत कि डायपर से लेके बाइक्स की पुरानी ट्यूब तक निकल चुकी है। ओह, बाइक्स की पुरानी ट्यूब्स भी निकल जाती है? बाइक्स की एक बार निकली थी, लकड़ी का फट्टा भी निकला हुआ है, शूज भी निकले हुए हैं, और अभी रिसेंट एक कढ़ाई भी निकली थी डैमेज, तो हर चीज। अच्छा ये बताइए, जिसके अंदर से कढ़ाई निकली उसने ऑर्डर क्या किया था? वो या तो कहे कि लॉजिस्टिक वाले की गलती है, उसकी केयरलेसनेस के कारण हुआ कि उसने लेबल्स को एक्सचेंज कर दिया, उसको लगाना था इधर ये लेबल उधर वो लेबल, और उसने वो क्रॉस कर दिए। तो कढ़ाई मेरे पास आ गई, मेरा प्रोडक्ट पता नहीं किसके पास चला गया होगा। तो उस केस में आप लोग करते क्या है कि जिसको कढ़ाई भेजी है उसको ढूंढने जाते हैं, भाई कढ़ाई किसके पास गई है? नहीं, उस केस में वही होगा, वीडियो बनेगा, क्लेम होगा। हम डायरेक्ट किसी से भी टॉक बात नहीं कर तो सकते। कढ़ाई आपके पास आ गई है, कढ़ाई मेरे पास आपने क्या किया उसका? पड़ी है यहीं पे डैमेज। घर ले जाके खाना तो नहीं बनाया? नहीं, बर्तन की दुकान है, अच्छा, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मम्मी तो बहुत खुश होती होगी घर जाते होंगे तो? होता है, काफी बार काम के निकलते, काफी बार नहीं निकलते काम के। जो काम के हैं वो सब घर जाते हैं, और कर तो कुछ भी नहीं सकते उनका। अच्छा मुझे ये बताइए, जिसके अंदर से डायपर निकला उसने क्या मंगवाया था? था कुछ ऑर्डर, अब याद नहीं है, मतलब मेकअप कैटेगरी का ही था, बट रिटर्न्स में ये निकला ठीक है, था। लेकिन एक सोचने वाली बात ये है, जब भी हम रिटर्न डालते हैं तो हमारे गेट के ऊपर जो बंदा पिकअप करने के लिए आता है वो बकाया उसको खोल करके देखता है, चेक करता है, मिलाता है, उसके बाद टैग भी चेक करता है। लेकिन मान लीजिए जैकेट की जगह अगर मैंने कढ़ाई डाल दी तो उसको क्या दिखा नहीं वहां पर क्या डाला हुआ है? ये बताया ना कि जैसे कोरियर वाले की केयरलेस था वो, मतलब इस कारण से उसके साथ ऐसा हुआ। उसने लेबल कहाँ लगाना था वो ध्यान नहीं दिया पूरा, अगर वो ध्यान देता तो शायद ना होता ये चीज़। तो उनका इन पे ध्यान होना जरूरी है। अब अगर मान लो मेरे लेबल ही गलत लगेंगे यहाँ, जिस पे एक ए आइटम जानी है और बी आइटम चली जाए, तो हमारी गलती हुई ना, वो उनकी तो नहीं हुई, किसी भी कोरियर वाले की। तो लेबल जो लगाता है उसका ध्यान होना जरूरी है काम में। अच्छा मुझे ये बताइए कि बिल्स जो है आप लोग खुद निकालते हैं और पिकअप यहाँ से खुद करते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि आपके साथ ही काम करने वाले पिकअप वाले वो ये भी फ्रॉड कर देते हैं? यहाँ वाले देखो, जितना भी एक ट्रस्ट होता है इन पे, तो ये लोग तो ऐसा नहीं करते। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, और भी जहाँ पर लोग काम करते हैं। ये डिलीवरी लोकेशन पे ज़्यादा होती हैं। पिकअप पॉइंट पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट कुछ घंटे रहता है। इनको भी अगर अभी यहाँ से पिकअप हुआ तो विदिन 2 आवर to 3 आवर बैग पैक करके इनको वो डिस्पैच कर देने हैं मदर हब के लिए, जो कि दिल्ली में सॉर्टेशन सेंटर है। ठीक है, यानी कि आप एक सेलर का काम करते हैं। तो एक बार मुझे दिखा सकते हैं जो अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप लोग सेल करते हैं और कहाँ कहाँ, जैसे आप एक सेलर हैं और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप ही कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर ही आप कर रहे हैं, तो कैसे प्रोसेस होता है? अब मान लीजिए, जैसा आपको मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया था मेरा, उस प्रोडक्ट पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है। उसके पास एक टाइम लिमिट होती है, सेलर के पास भी, कि वो ऑर्डर हमारे पास रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आपकी वेरिफिकेशन क्लियर होगी, पूरी हिस्ट्री आपकी जैसे ही क्लियर होगी, तो उस चीज़ में ये जो प्रोडक्ट है ये वाला विदिन अराउंड 2 to 3 आवर्स ये प्रोडक्ट हमें डिस्पैच करना होगा। तो जैसे ये डिस्पैच होगा हमारे पास लेबल प्रिंट होगा, लेबल प्रिंट होते ही वो प्रोडक्ट पैक हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा? ये इसका एक कॉमन पोर्टल बना हुआ है, तो उस पर हमें हाईलाइट हो जाता है कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ रखे हैं। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है कि अभी हमारे पास 29 न्यू ऑर्डर्स हैं और 30 हमारे अर्जेंट है, जो कि 30 ऑर्डर जो है अर्जेंट है वो विदिन फ्यू आवर्स हमें डिस्पैच करने हैं। अब तो ये जैसे ही डिस्पैच होंगे ये यहाँ से हट जाएंगे और उनका लेबल्स प्रिंट होगा, लेबल लगेगा प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पैक होकर आगे चला जाएगा और वो वहाँ से कस्टमर के लिए आगे उनके एड्रेस पे निकल जाएगा। अच्छा मुझे और बताइए, और सेलर के जब सेलर सेल करता है तो इसके अंदर और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं? अलग अलग चीज़ें रहती है कि प्रोडक्ट्स कैटलॉग ऐड करते रहना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न्स टैकल करते रहो, प्राइसिंग वॉर चलता रहता है कि हमारा मुझ में और सेलर्स में प्राइसिंग का वॉर, कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तभी मुझसे खरीदेगा कोई, तो एडवर्टीजमेंट। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है, मार्केट के अंदर हमें कोई चीज़ जो है 150 की मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन हमें वो 100 की मिल रही है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कितना डिलीवरी चार्जिंग लेना है और कितना शिपिंग का है, कितना फ्लिपकार्ट को देना है, कितना आप लोग रखेंगे? इस केस में ये रहता है कि स्टैंडर्ड शिपिंग चार्जेस हैं, जो भी है वो कस्टमर पे करेगा या हम पे करेंगे। तो या तो हमारी प्राइसिंग में हम उस पैसे को ऐड कर दिया, हम कस्टमर को कहें कि नहीं यार इसका प्राइसिंग अलग रहेगा, तो वो हम करते हैं। कि मान लो अब आप दिल्ली में रहते हो, आप 9 to 7 जॉब कर रहे हो, आप कब घर जाओगे, कब आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लेने जाओगे, तो आप कहोगे छोड़े कौन पंगा ले, इतने का तो मेरा फ्यूल लग जाएगा। तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है कि उसको 2 से 3 दिन में
प्रोडक्ट भी मिल जाता है, उसके पास रिटर्न्स की फैसिलिटीज़ भी रहती है कि अगर नहीं पसंद तो वो वापस कर सकता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ऐसा रहता है। और इसकी अगर आप बात करो प्राइसिंग वॉर की, तो वो टोटली की ऑफर्स जो होते हैं वो कंपनी के एंड से होते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए वो घड़ी पीछे लगी हुई है, चल रही है, और मैंने प्रोडक्ट मंगवाया, मैंने यूज़ कर लिया 1 साल, लेकिन वो नहीं पड़ी है, नहीं लग रहा है कि किसी भी एंगल से वो पुरानी है, वो चलना बंद हो जाती है। सेम वही ऑर्डर मैं 1 साल बाद करती हूँ और मैं नई रख लेती हूँ, पुरानी डाल करके भेज देती हूँ, तो आप लोगों को कैसे पता लगता है और आप लोग क्या चेक करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल चेक करते हैं। अब प्रोडक्ट रिटर्न आया, किसी रीज़न से तो रिटर्न आया होगा ना, तो उसको हमें चेक करना है। अगर हमें डिफेक्ट लगता है तो हम उसको या तो ठीक करेंगे, अगर हो सकती है, नहीं होती है तो उसको फेंकना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो चीज़ों में जब देखते हैं तो ऐसा निकलता है कि 10-10 साल पुराने प्रोडक्ट तक वापस आते हैं। अच्छा, हाँ, क्लोक्स में ऐसा रहा है कि 10 साल 2010 की मैन्युफैक्चरिंग की आइटम वापस आई है। ओके। उनके पीछे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो उस डेट से हमें वो पता तो जो ये रिटर्न्स ऐसे आते हैं, तो इससे कस्टमर को कोई लॉस नहीं होता, या फिर आप लोग कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कस्टमर के खिलाफ नहीं ले सकते? एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पास हिसार का ही ऑर्डर आया था। हाँ, शायद टिब्बा दाना शहर ऐसा कुछ है क्या, हिसार में कोई जगह होगी, वहाँ से कस्टमर का एक क्लोक का ऑर्डर आया था। उसने पहली में तो रिप्लेसमेंट दी, पहली आइटम तो सही आई, जब उसको जो रिप्लेसमेंट गई थी, उस केस में जब उसने उसकी रिटर्न लगाई तो हमारे पास पुराना प्रोडक्ट आया था, वो भी 5 साल पुराना। ओह, 5 साल पुराना। जी, तो अच्छा। लोकली भी ऐसा होता है। चलिए, ये तो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात है, लेकिन अगर एनसीआर सिटीज़ की बात करें, जहाँ पर अगर दिन की बात करें तो लाखों प्रोडक्ट्स का आना जाना रहता है, वहाँ तो मेरे ख्याल से 50,000 प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही होते होंगे। नहीं, इतना तो नहीं कहेंगे, मिलियंस आज एक दिन में शिप हो रहे हैं प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स हैं कि उनके ऊपर है कि वो कितना इस चीज़ को सीरियसली लेंगे कि ऐसा ना करें। अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए दिन के अंदर 50 ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं, तो क्या आप 50 के 50 डब्बे खोल करके देखेंगे? जिन पे टेम्परिंग हुई है वो तो सभी के सभी ओपन होंगे। जिन पे भी मुझे लगता है कि हाँ, इसकी टेप पे गड़बड़ है, या टेप कटी फटी है, या प्रोडक्ट कहीं किसी ने छेड़ा है, तो वो ओपन होके चेक होगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इस पे कुछ भी नहीं हुआ है, पर डाउट हो कि हाँ डैमेज हो सकता है, तो चेक होगा। पर अगर लगता है कि नहीं ये ओके है, तो उसको हम रख देते हैं। वो ठीक इन्वेंट्री में है, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी कंपनी से आप डील करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप हिमालयन से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, या फिर किसी भी कंपनी से, ABCD किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जितना MRP लिखा हुआ है, कस्टमर को उससे कम प्राइस के अंदर आप लोग कैसे बेच देते हैं? मान लीजिए मेरी सोर्सिंग है 10 बॉक्सेस की, ठीक है। अब एक रिटेलर है, वो तो लिमिटेड पीस लेगा, क्यों? क्योंकि उसकी शायद उसकी उतनी सेल ना हो। एक लोकल मार्केट में वो कितना बेच पाएगा? ई कॉमर्स में ऐसा कि पूरे इंडिया से कस्टमर मिल रहे हैं, मेरे पास 100 ऑर्डर उस आइटम के डेली आ रहे हैं। तो मेरी सोर्सिंग रही कि स्कीम्स आए, इंसेंटिव्स आए कंपनी में, तो स्टॉक मैंने ले लिया। अब उस केस में मुझे तो सस्ता मिला हुआ है, तो मुझे प्राइसिंग वॉर्स करने हैं, तो मैं वहाँ कर सकता हूँ और प्रोडक्ट कस्टमर को सस्ता दे सकता हूँ। तो ये रहता है। तो भाई, ये आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है आजकल ई कॉमर्स के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, और कहाँ से जो है आपका प्रोडक्ट पैक होकर के आ रहा है, और इतने दिन डिस्पैच होने के अंदर क्यों लगते हैं, सेलिंग कहाँ से हो रही है, और मार्केट के अंदर अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपये का मिल रहा है, तो वो आपको ई कॉमर्स की साइट के ऊपर 90 रुपये का, 80 रुपये का आखिरकार कैसे मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूले। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस दिखाती रहूंगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।